हाँ जी, आ गए सारे। ये सही काम है, लड़के आते रहते हैं 7:30 8 बजे तक, आप सही टाइम पे आ जाते हो। मेरी नहीं है। हाँ, इस वजह से हटा दी। तो शायद आपकी 3 और 4, जो थर्ड फोर्थ क्लास है आपकी, वो सेम सब्जेक्ट की होगी, है ना। सेम सब्जेक्ट, सेम, ताकि हो सकता हो या तो सर पूरा पढ़ा दे या पहले भी छोड़ दे, आपको फायदा हो सकता है। हाँ, कम से कम। ठीक है, कोई बात नहीं। पढ़ाई पढ़ाई जितनी ज्यादा करवा रहे अच्छा है। ये ऐसे मत किया करो, पढ़ाई से दूर मत भागा करो, है ना। पढ़ाई जिस दिन आपसे दूर भाग गई ना, पढ़ाई जिस दिन आपसे दूर भाग गई ना, फिर देख लो, उससे दूर नहीं भागना है। कौन से सवाल दिए थे? मैंने सवाल दिए ही नहीं थे। मॉड्यूल के दिए थे, नहीं मॉड्यूल वन सारे बन गए। कोई और भी आया था मेरे पास जो कह रहे हैं सारे ही नहीं बन रहे। जो एक नहीं बना वो कौन सा है? अभी बच्चे आ रहे हैं तब तक, वरना आपको भी पता है ऐसे में बीच में सवाल करवाता नहीं हूँ। कौन सा वाला है? जिसमें आर्गन का साइज कंपेयर करवा रखा है, फिर उसको आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी में ले लो, और कोई ऑप्शन बनता नहीं है उसका, है ना। क्योंकि है, ठीक है, ये गलत है, मैं जानता हूं कि ये तरीका ही गलत है, पर आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी में लेने के अलावा और कोई ऑप्शन है भी नहीं उसका, है ना। तो आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब आर्गन कितना होता है? 18, 18 होता है ना। तो बाकी सारे भी जिसमें 18 18 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, और फिर अकॉर्डिंगली न्यूट्रल कहाँ आएगा? माइनस सबसे बड़ा, उसके बाद न्यूट्रल और पॉजिटिव छोटा, तो अकॉर्डिंगली वो हो जाएगा, अब हो जाएगा। वैसे नहीं आएगा कभी भी मेन एग्जाम में इस तरह का सवाल नहीं आएगा कि इनर्ट गैस को कंपेयर करवा ले, पहले आते थे। अभी भी अगर गलती से आ जाए तो इतना तो दिमाग लगा के कर ही देना कि चलो ठीक है यार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो हो ही गया, है ना। लेकिन तरीका गलत है, लॉजिकल ही नहीं है वो, ठीक नहीं है चीजें। हाँ, लास्ट वैसे क्या पढ़ रहे थे हम? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना सीख रहे थे। एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ रहे थे, ठीक है। सवाल लिखिए। इफ एन एलिमेंट, इफ एन एलिमेंट, if an element have, if an element have largest jump, if an element have largest jump between, between its, between its third and fourth ionization energy, between its third and fourth ionization energy, then find, then find first, इसके अंदर पहला सवाल, number of valence electron, then find number of valence electron, second, सेकंड लिखिए, फॉर्मूला ऑफ इट्स नाइट्राइड, फॉर्मूला ऑफ इट्स नाइट्राइड, दोनों चीजें बताओ। जस्ट रिवाइज करवा रहा हूं, बेसिकली ये चीजें मैं कल बता चुका हूं आपको, है। क्या होगा? थर्ड होगा। अच्छा, ऑप्शन नहीं है वो 1 और 2? ऐसा वेट कर रहे हो कि रुको अभी तीसरा ऑप्शन आएगा, ऐसा तो नहीं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? देखो, सडन जंप इसने किस किस के बीच में बोला है, लार्जेस्ट जंप किसके बीच में ये क्या चल गया भाई? हाँ, लार्जेस्ट जंप किस किसके बीच में बोला है? थर्ड और फोर्थ के बीच में। इसका मतलब है ये फोर्थ वाली ज्यादा आएगी, तो इससे पहले जो होगी 1 2 और 3, ये क्या हो जाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो जाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बताओ इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 या 3 या 4?
हाँ, क्योंकि 3 और 4th में लार्ज जंप बोल रहा है, इसका मतलब है 4th वाली ज्यादा है, तभी तो लार्ज जंप आएगा। अब 4th वाली ज्यादा है, इसका मतलब उससे पहले कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 3। ठीक है भाई, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहला आंसर, तो आप आंसर लिख दीजिए 3। अच्छा, नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर? है, हाँ, Mn, या मैंने एलिमेंट X वगैरह कुछ नहीं बोला, आप X बोल दो, M बोल दो। तो होता क्या है, नाइट्राइड होता है -3, ये आएगा आपका +3, तो आप Mn लिख सकते हो, है ना। और दूसरा, ये कौन सी फैमिली का एलिमेंट हो सकता है ना। तो एक सवाल और लिख लो इसमें, तीसरा, एलिमेंट मस्ट लाइकली टू बी। तीसरा सवाल है, एलिमेंट मस्ट लाइकली टू बी, एलिमेंट मस्ट लाइकली टू बी, क्या हो सकता है ना? क्या हो सकता है? जैसे अब इसके अंदर 4 ऑप्शन जरूर आप बना सकते हो, क्या कि मान लीजिए आपने लिख दिया कार्बन लिख दिया, ठीक है, और आपने क्या लिख दिया, या आप डायरेक्ट ही लिख दीजिए बोरोन फैमिली। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें होता है NH2 NP1, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस तरह के सवाल कुछ आपको देखने को मिलेंगे। एक और सवाल लिखिए, ये बहुत मतलब अच्छे सवाल हैं, एक तरह से मान के चलो, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, और लॉजिकली सोचने वाले सवाल है, बढ़िया सवाल है। और आ जाए तो अच्छा है, ऐसे सवाल आते हैं तो बढ़िया सवाल होते हैं ये, है ना, हो भी जाएंगे, आसान होते हैं। ठीक है, अब सवाल में लिखना है आपको, मान लीजिए एक एलिमेंट है X, ठीक है, और उसकी कुछ आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दी हुई है IE1, IE2, IE3 और IE4, ठीक है, IE5, 4 काफ़ी है। चलो, उसमें लिया हुआ है हमारे पास 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, के बाद 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सवाल तो लिखा ही नहीं अभी, ऑप्शन पहले लिख दी, सवाल लिखना था। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दी हुई है, अब लिख दीजिए द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गिवन एलिमेंट इज, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गिवन एलिमेंट इज। अब बताओ, नहीं सोच तो आप सही रहे थे, मुझे पता है, आप तो जो मैंने तो सवाल नहीं लिखवाया था, ऐसी कोई बात नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा हूँ कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा। है, 4 होगा? नहीं होगा? दोनों की सेम कैसे हो सकती है? ये भी बात सही है। क्या करना है फिर इसका मतलब? सवाल दिया है तो कुछ लॉजिक होगा इसके पीछे, है ना। अच्छा, मैं ये बताऊं कि इस सवाल में क्या छुपा हुआ है, बताऊं? कॉमन सेंस। इस सवाल में सिर्फ कॉमन सेंस छिपा हुआ है और कुछ नहीं। अप्रोच आपकी सही है, लेकिन वो 2 जगह लगेगी। अप्रोच आपकी सही है और वो लगेगी कितनी जगह? 2 जगह। बस आपको एक देखना है कि एक जगह ऐसी जगह लगा रहे हो आप जहां पर कॉमन सेंस भी लगाना है थोड़ा सा। आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी दी हुई है? आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी दी हुई है? इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? हीलियम में कितने होते हैं? और एक ही है, कितने हुए? इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है? कहां से लाओगे चौथा? बताओ आंसर कौन सा होगा? मैंने कहा ना, कॉमन सेंस लगाना था सिर्फ।
सिर्फ ये बोला था मैंने और कुछ नहीं, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। अरे IE4 दिया हुआ है, 4 आयोनाइजेशन एनर्जी दी, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो कैसे निकाले होंगे? ऐसे थोड़ी हाइपोथेटिकली थोड़ी लिखा है तो निकाले होंगे। तो इसका मतलब हुआ कि वो तो हो ही नहीं सकता। रीजन जरूर लिख देना, क्योंकि कुछ महीनों बाद जब वापस पढ़ोगे तो दोनों आंसर फिर से सही लगेंगे, है ना। और ये ढूंढने के लिए बोला ऐसे कि यार क्या बताया था सर ने, टोटल इलेक्ट्रॉन ही 3 है इसमें, तो आयोनाइजेशन एनर्जी 4 कैसे दे सकता है? इसके लिए इलेक्ट्रॉन निकालने को बोलते हो ना, आयोनाइजेशन एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन है, कह रहे हो 4 की वैल्यू दी हुई है, लॉजिकली गलत हो गया। मैंने कहा था कॉमन सेंस लगाना है और कुछ नहीं। हाँ, तो इस तरह के सवाल कर लोगे। एक एनसीईआरटी में पीछे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई लाया है क्या एनसीईआरटी? वो भी मैं करवाना चाहता हूँ, उसमें एक मिस्टेक भी है तो वो भी क्लियर हो जाएगी। कोई लाया है क्या ऐसा कोई जो आउट ऑफ द ट्रैक जाके काम कर रहा हो? आप लाए हो एनसीईआरटी? ला दो। अरे वाह, काफी पढ़ने वाले बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं है। इधर इधर देखो। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी वाला है। एक और था, कोई नहीं, इसको रहने देते हैं, मैं इसको खुद ही मॉडिफाई कर लूंगा, छोड़ो हटाओ। एनसीईआरटी कैंसिल, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी दिया हुआ था, मैं वैसे बता देता हूँ, चलो। बोले करना क्या है? अभी सवाल लिखना है ना, अभी अभी तो सवाल है नहीं, ये तो फिर वैल्यूज दी हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। विच एलिमेंट या विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट is most likely to be, is most likely to be alkaline earth metal। अभी नहीं, एक 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 कर लेंगे ना, है ना। एल्कलाइन अर्थ मेटल इसमें से कौन है वो देखना है। उसके बाद विच ऑफ द, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट या विच ऑफ द फॉलोइंग टू एलिमेंट्स, है ही नहीं ऐसा कोई, रहने दो। अरे देखना पड़ेगा ना, ऐसे देखना पड़ेगा वरना तो दिक्कत हो जाएगी। एक काम करते हैं, रुको, ये लो, आपने लिख लिया ये, तो नहीं करते हैं वो काम, कोई बात नहीं। ऐसे लिख दे, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट लाइकली टू बी
is most likely to be non-metal, is most likely to be non-metal, एंड उसमें लिख दिए विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फॉर्म बाइनरी हैलाइड, बाइनरी हैलाइड जिसमें लिखते हैं ना MX2 टाइप, बाइनरी हैलाइड MX2 टाइप। सवाल समझ में आया? पहला सवाल बताओ, और याद आएगा और लिखवा दूंगा। पहला बताओ, मैं ही भूल जाऊंगा क्या लिखवाया था। है पहला सवाल क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, हाँ एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन होते हैं? जिनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है या दो? वापिस बोलो, एक या दो। तो इसका मतलब दो के बाद लार्जेस्ट जंप ढूंढना है। तो दो के बाद लार्जेस्ट जंप किस में है? बताओ, क्या इसमें है क्या? है ना, इसमें नहीं है, फिर किस में है? क्या डी वाले में दिख रहा है आपको? तो ये हो गया 25, 45, और ऐसा कोई भी आपको यहां पर नहीं दिखेगा जिसमें दो के बाद लार्जेस्ट जंप हो। तो बताओ क्या लिखोगे इसका आंसर? डी। डी में लार्जेस्ट जंप किसनों के बाद है? दो के बाद है। तो ये इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि एल्कलाइन अर्थ मेटल का हो सकता है? डी हो सकता है। ठीक है, क्या ये बता सकते हो एल्कली अर्थ मेटल कौन सा हो सकता है? कौन, विच इज मोस्ट लाइकली टू बी एल्कली मेटल्स? क्या एल्कली मेटल का मतलब वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन या एक? एक के बाद लार्जेस्ट जंप ढूंढोगे। बताओ क्या 20 के बाद लार्जेस्ट जंप दिख रहा है? तो इसका मतलब है नीचे लिख देना, सवाल अलग मत बनाओ, कोई बात नहीं, वहीं पर जहां पर एल्कलाइन अर्थ मेटल लिखा है उसके आगे आप डी लिख रहे हो, फिर वहीं पर लिख दीजिए बी एल्कली मेटल्स। तो ये हो जाएगा आपका, दो सवाल हो जाएंगे, अलग से मत लिखो उसको, कोई बात नहीं भाई। एल्कलाइन अर्थ मेटल निकाला है तो साथ के साथ एल्कली मेटल भी सोच लो। ये एक नहीं दो सवाल हो गए आपके। उसके बाद क्या पूछा है मैंने? नॉन मेटल। ये कैसे समझाओगे? देखो, पहली चीज, आयोनाइजेशन एनर्जी मेटल्स की कम होती है नॉन मेटल्स की, क्योंकि मेटल्स का काम होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर के वो होते ही इसीलिए हैं क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा नॉन मेटल से कम ही होगी। जो भी नॉन मेटल होगा, मतलब मैं आपको अभी ऐसे ही उल जलूल कंपैरिजन दे दूं। सपोज मैंने आपको दे दिया आयरन, ठीक है, उसके बाद दे दिया मैंने हाइड्रोजन, और उसके बाद दे दिया मान के चलिए मैंने लिथियम, ठीक है, ये दे दिया। और इसमें चलो एक काम कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं, जैसे ये मेटल हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, और एक और नॉन मेटल ले लेते हैं, आयोडीन ले लेते हैं। चलो ऐसे, वो गलत बना दिया था मैंने, दो मेटल नहीं लेने थे मुझे। इस तरह का कंपैरिजन पूछ ले आपसे, इसमें क्या लॉजिक लगाओगे? लग नहीं सकता, इसमें लग नहीं सकता। आप लेफ्ट टू राइट ढूंढोगे, आप टॉप टू बॉटम ढूंढोगे, फिर आप बुक बंद कर दोगे कि नहीं मिला कुछ भी, चलो छोड़ो, है ना, ये तो कुछ भी है। लेकिन मैंने अभी एक स्टेटमेंट बोला कि मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी, बोला है अभी, इसमें से मेटल कौन है? अब ये सोचने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये सच है कि मान के चलो कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम ही होगी, और इन दोनों की ज्यादा होगी। और इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो, इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, क्योंकि ये 5th पीरियड का है तो ये बहुत नीचे आ जाएगा, और ये 1st पीरियड में पहले ही पहले बैठा है तो इसकी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो आप ऐसे कंपैरिजन कर सकते हो। मतलब आपसे इसमें पूछा जाए, एक सेट दे दिया ये तीनों का, और पूछे लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? लीस्ट किसकी होगी, है ना, और सबसे ज्यादा किसकी होगी? हाइड्रोजन। ऐसा कंपैरिजन अगर आए तो आप सोच सकते हो। क्यों? क्योंकि ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है कि मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इसीलिए वो मेटल्स हैं, अदरवाइज वो इलेक्ट्रॉन लूज ही क्यों करते? ठीक है, तो नॉन मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करो, ए बी सी डी, इनमें से सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है? सी की है। इसका मतलब सी जो है वो आपको नॉन मेटल जैसा लग रहा होगा, ठीक है। अब है नहीं है, हो सकता हो कि इतनी की इतनी आयोनाइजेशन एनर्जी किसी मेटल की भी हो, लेकिन मैंने तो यहां पर नाम नहीं लिखे ना, मैंने तो एबीसीडी लिखा है। तो आपके सामने एबीसीडी है, तो आपको ए बी सी और डी में से ही देखना है कि सबसे ज्यादा जिसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी उसको हम
ये जो गिवन डेटा है इसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या मान लेंगे, नॉन मेटल मान लेंगे। तो बताओ कौन सा होगा नॉन मेटल। रीजन जरूर लिख देना कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा है किसमें, एबीसीडी में से। एबीसीडी में से सबसे ज्यादा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है भाई, इसकी, सी की। हो गए, और कोई सवाल था क्या, कौन सा था, MX2 वाला बताओ। MX2 का मतलब हो गया कि इस पर +2 है, क्योंकि हेलाइड बोला है ना मैंने, और हेलाइड क्या होता है, X माइनस F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इन जनरल हेलाइड। तो हेलाइड पर क्या होता है -1। अब ये अगर +MX2 बनाना है तो M पर क्या होना चाहिए, +2 होना चाहिए। तो कौन बना सकता है +2 वाला, जिसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 1 हो 2 हो, कौन से वाला है बताओ, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो डी वाला इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। ठीक है, ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन अगर आपको निकालना आते हैं तो फिर आप आगे की सारी चीज कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग तो वहीं से हो रहा है। जब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन निकालोगे, और वो निकालने के तरीका है सडन जंप देखना। अभी भी अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि अभी तो सवाल है। तीसरा वाला देखो, आप क्या करोगे, एक बार के लिए इनको देखो, सिर्फ इनको, ये सबकी पहली आयोनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि सबसे पीरियोडिक टेबल में सबसे लेफ्ट में कौन आ रहा होगा, ये वाला। उससे राइट में कौन आ रहा होगा, ये वाला। उससे राइट में कौन आ रहा होगा, ये वाला। और सबसे राइट में कौन आ रहा होगा, ये वाला। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटल्स बढ़ते हैं, बढ़ते हैं ना। तो इसका मतलब है नॉन मेटल कौन होता है, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, तो वो देना नहीं चाहेगा। नॉन मेटल का मतलब है इलेक्ट्रॉन देना नहीं, खाना चाहता है। तो अगर नहीं देना चाहता है तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो 4 डेटा आपके पास गिवन है, ये 4 डेटा गिवन है, आपको देख के बताना है कि इनमें से नॉन मेटल कौन होगा, कौन हो सकता है। अगर ऐसा सवाल है, वैसे कायदे से देखा जाए तो ये सवाल इस तरह का है, हाइपोथेटिकल है, क्योंकि यहां पर कोई मैंने एलिमेंट उठाया नहीं है, मैंने सिर्फ एबीसीडी लिया। ये हाइपोथेटिकल है, और ये सवाल ऐसे ही आते हैं, और इसमें ऐसा ही पूछा जाता है कि इनमें से कौन नॉन मेटल हो सकता है, कौन हो सकता है। ठीक, क्योंकि और की तो आप देखोगे तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, बाकियों की देखो आप, इन सब की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देखो, सबसे ज्यादा 540 है। तो इसका मतलब यही एक ऐसा है जिसको हम मान सकते हैं कि ये नॉन मेटल है, क्योंकि यही पीरियोडिक टेबल के सबसे राइट में आ रहा होगा, मान के चल सकते हैं। और राइट में जो आते हैं वो क्या होते हैं, मेटल्स या नॉन मेटल्स। हाँ, ये सब हम सीखेंगे, धीरे धीरे चीजें सीख जाओगे कि मेटेलिक कैरेक्टर कब से कहां से कहां बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट, है ना। ये चीजें हम अभी एक बता भी दिया था ना मैंने, पहले एप्लीकेशन। मेटेलिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो इसका मतलब है टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है तो मेटेलिक कैरेक्टर, लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है तो मेटेलिक कैरेक्टर, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो वही बोल रहा हूं मैं कि राइट में जो जाओगे तो नॉन मेटल्स आते हैं। ठीक है, अब क्लियर है। कौन सा, फर्स्ट, फर्स्ट वाला स्मूथ वेरिएशन है। हो सकता हो कि इसमें फोर्थ के बाद आए कोई सडन जंप, अपन ने वैल्यू नहीं ली भाई, इसमें अभी तक तो आपको सडन जंप कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ जो गिवन वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग तो फिर लार्जेस्ट जंप यही होगा, गिवन वैल्यूज हैं। लेकिन इसको लार्जेस्ट जंप तब मानेंगे जब इससे कंपेयर करेंगे। देखो 45 से 525 और 150 से 220, क्योंकि हमको पूरा सेट देखना है यहां पर, क्योंकि आपके जो सवाल बन रहे हैं वो पूरे सेट को देखकर बन रहे हैं। तो फिर उसमें मोस्ट लाइकली टू बी वर्ड यूज किया ना आपने, तो फिर देखना पड़ेगा कि ये लार्जेस्ट जंप है या ये लार्जेस्ट जंप है। भाई आप ये मानते हो, मैं मानता हूं कि आप 107 से 150 बढ़ा हुआ माना, फिर आप बोलोगे कि सर 150 से 220 भी तो लार्जेस्ट जंप हो गया जो गिवन वैल्यूज हैं उसमें। आपकी बात एकदम करेक्ट है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या आपको सिर्फ ए की वैल्यूज दी हुई है या साथ में बी सी डी कंपेयर करवाए हैं, डी भी कंपेयर करवाया, तो डी को देखो, डी में भी 2 के बाद लार्जेस्ट जंप है, डी में भी 2 के बाद लार्जेस्ट जंप है। और अगर आप सिर्फ ए को देखते हो तो ए में भी 2 के बाद जंप है, लेकिन लार्जेस्ट वर्ड बोला मैंने, तो इसका जंप इतना ज्यादा नहीं है जितना इसका है। हो सकता हो कि यहां पर अगर कोई आगे IE4 होता, मान के चलो यहां मान लो हो जाता 1000 के आसपास कुछ, ऐसा भी हो सकता था। उसने तो हमको 3 ही वैल्यू दी, तो हमने ए के लिए, तभी तो कोई सवाल बना ही नहीं हमारा, ए के लिए कुछ बना ही नहीं हमारा, कारण वो कंफ्यूज करने के लिए भी तो दे सकता है। तो एक
ए को हम इन वैल्यूज से तो कुछ नहीं बता सकते, ठीक है, ए को हम इस वैल्यू से कुछ नहीं बता सकते। हाँ, ये हो सकता हो कि जो भी डी है, जो भी डी एलिमेंट है उससे ज्यादा छोटा होगा या उससे ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा, क्योंकि 25 और 107 है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। तो हो सकता हो ये जो है मेटल और नॉन मेटल के बीच में कहीं हो और उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हो। अब जैसे कि यहां पर मैंने बताया 1 2 3 और ये 4, अब लार्जेस्ट जंप किसके बीच में आ गया, इसके बीच में। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप बता सकते हो 3, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कंपैरिजन अगर वो करवाएगा तो आपको ये पूरा सेट देखना है, कुछ सवाल में पूरा सेट देखना है, एक सवाल में आपको ये सिर्फ चारों की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देखनी है, अदरवाइज बाकी सब देखना है। जिसमें नॉन मेटल पूछा है मैंने उसमें सिर्फ आपको ये 4 देखने हैं, जिसकी पहली सबसे ज्यादा वही नॉन मेटल है। अभी मैं एक वैल्यू और लिख दूं इसमें, चलो मान के, अभी आपको नहीं लिखना है, मैं जस्ट ऐड कर रहा हूं, ठीक है। मैंने लिख दिया ऐसे, अब मैंने ई को लिख दिया, और अब एक सवाल पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट लाइकली टू बी इनर्ट गैस। अब आपने कैसे आंसर दिया, क्योंकि आपने देखा इनमें सबसे ज्यादा किसकी है, इसकी, तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा किसकी होती है, इनर्ट गैस की होती है पीरियड के अंदर। मैंने नहीं बताया ना सवाल, आपने खुद ही देख लिया, वैल्यूज दी हुई आएगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना पड़ेगा। तो आप जब मैंने मान लो, अब आपने क्या देखा, फर्स्ट ही तो देखी थी 1 2 3 4 और 5, आपने देखा 5 के अंदर, 5 के अंदर जो सबसे ज्यादा है वो 11, ये 1105 है, तो मतलब ये इनर्ट गैस होगी। और आपसे पूछा जाए कि मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, किसको मानोगे, सी, क्योंकि ये मान लिया नॉन मेटल है लेकिन रिएक्टिव नहीं है, इनर्ट गैसेस बोलते हो ना आप इसको, इनर्ट गैस क्या होती है, रिएक्टिव नहीं होती। तो मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब आ जाएगी, है ना, एक काम करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ लेंगे तो मैं एनसीईआरटी वाला सवाल ले लूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में पहले 2 क्वेश्चन थे, पहले एक प्योरली आयोनाइजेशन एनर्जी वाला था, मेरे दिमाग में वो रह गया इसलिए बुक मांग ली। अब क्या किया है उन्होंने, वो तो हटा दिया, उसमें मिस्टेक भी थी, मैंने कहा था ना उसमें मिस्टेक भी थी, तो वो तो हटा दिया। एक सवाल और बच रहा है जिसमें IE1 IE2 दिया हुआ है, और यहां पर जो वैल्यूज दी हुई है वो दी हुई है इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। और फिर इस तरह के सवाल पूछे हुए हैं कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा है, वो सवाल भी हम करेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बाद, है ना। तो ये सवाल लेकर आ जाना, ये अगले 1-2 दिन भी जो भी ला रहा है वो, है ना, कम से कम एक तो ले ही है, क्या ना क्लास में, तो एक एनसीईआरटी तो होनी चाहिए। डाउट, वो तो साइज से वैसे देख सकते हो आप, हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, यही कारण है कि आप हाइड्रोजन चैप्टर में एक बात पढ़ते हो कि H+ फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, पढ़ा है ये, पढ़ा है ना, कि H+ फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। कारण है कि जब आप हाइड्रोजन को बहुत ज्यादा एनर्जी देकर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो, जब कभी भी किसी को आयन बनना हो और उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो, तो इसका मतलब है सिस्टम की एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी। मतलब आप जब इसको प्लस बनाओगे तो इसको, हाइड्रोजन को खूब सारी एनर्जी दोगे तब ये आपको इलेक्ट्रॉन देगा। तो आपने जो एनर्जी दी वो कहां गई, इस सिस्टम में। तो इसका मतलब है जब H से H+ बना तो H+ की एनर्जी H की तुलना में बहुत ज्यादा हो गई, और अगर किसी स्पीसीज की एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो फिर वो टिकता नहीं है, कूदता फिरता है, रिएक्टिव हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी है। सेम चीज है, आपने एक चीज यहां पढ़ी होगी और एक चीज पी ब्लॉक के अंदर आपने पढ़ी होगी ग्रुप 13 के अंदर, कि बोरोन +3 भी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, पढ़ा है। करे ये क्या बातें कर रहा है, ये सब आएंगी आगे, सब पढ़ाऊंगा। अभी अभी से समझ में आ गई है, आज के बाद वो लाइन अपने आप समझ आओगे। कारण है उसने लिखा है, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि बोरोन +3 एग्जिस्ट नहीं करता। अब कुछ लोग बैठ के सोच रहे हैं, कि BF3 में तो बोरोन +3 होता है। मैंने कहा आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो आयन है तो वो क्या है, क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या है वो उसकी,
मतलब वो कंपाउंड भी कैसा है, कोवेलेंट है। कंपाउंड कैसा है, वो कोवेलेंट कंपाउंड है। तो ये लिखा हुआ है कि बोरोन जो है वो +3 में आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब आप बोरोन का कोई आयनिक कंपाउंड नहीं बता सकते जिसमें बोरोन +3 में हो और दूसरा वाला -3 में हो। ऐसा कोई आयनिक कंपाउंड नहीं बना सकते। कारण, क्योंकि ये +3 में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और उसका कारण आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि सम ऑफ 3 आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि +3 बोला ना, तो एक आयोनाइजेशन एनर्जी होगी या 3, तीनों का जो टोटल है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। इतना ज्यादा कि बोरोन +3 की एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है वो फ्री नहीं घूम सकता, किसी न किसी के साथ चिपक ही जाएगा, जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है वो। सेम चीज है, हाइड्रोजन से H+ जब बनाओगे, बहुत एनर्जी देनी पड़ी है इसको, इसीलिए मैंने कहा कि एक्सेप्शनली हाई है उसकी। ठीक है भाई। तो हाइड्रोजन से जब H+ बनाओगे तो एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, मतलब H+ की एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आप तो दे रहे हो ना एनर्जी, तो सिस्टम की तो एनर्जी बढ़ेगी, तभी तो एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हो इसको। तो H+ भी एग्जिस्ट नहीं करता फ्रीली। 2 सवाल, इतने इंपॉर्टेंट 2 सवाल करवा दिए हैं मैंने जो कभी भी स्टेटमेंट बन सकते हैं। हालांकि एक आएगा हाइड्रोजन चैप्टर में, एक आएगा P ब्लॉक के अंदर। क्या लिखा हुआ है कि बोरोन +3 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, बोरोन +3 में कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है, लिखा हुआ है। आगे एक लाइन और लिखी हुई है कि ड्यू टू, है ना, मतलब 3 आयोनाइजेशन एनर्जी का टोटल बहुत ज्यादा होने की वजह से बोरोन +3 में एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। इस और किसमें वो कंपाउंड बनाता है, बोरोन +3 में कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। आप ऐसे नहीं देखोगे, मतलब आप बोरोन के किसी कंपाउंड को पानी में डालोगे तो बोरोन +3 में और F- में ऐसे नहीं टूटेगा वो। क्यों? क्योंकि +3 में बोरोन फ्रीली एग्जिस्ट करता ही नहीं है। एल्यूमिनियम करता है, एल्यूमिनियम करता है। आप पढ़ते हो Al+3 का हाइड्रेशन हो गया, नाम सुना है। हाइड्रेशन होने का मतलब क्या है कि कोई एल्यूमिनियम का कंपाउंड आपने पानी में डाला तो उसको पानी ने सराउंड कर लिया, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन। उसको क्या बोलते हैं? पानी का कंप्लीट मॉलिक्यूल की फॉर्म में किसी आयन को सराउंड कर लेना क्या कहलाता है? हाइड्रेशन। और पानी का टूट कर रिएक्शन करना क्या कहलाता है? हाइड्रोलाइसिस। लाइसिस वर्ड का मतलब टूटना होता है ना, पढ़ते हो ना बायोलॉजी में। लाइसिस वर्ड का मतलब क्या होता है? टूटना। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है पानी टूटे और टूट कर रिएक्शन करे। और पानी किस में टूटेगा? H+ और, हाँ, तो H+ और OH- में टूटता है। पानी टूट कर अगर रिएक्शन करे तो कहलाता है हाइड्रोलाइसिस। और अगर पानी टूटे नहीं, सिंपल पूरे मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही क्या कर ले, आयन को सराउंड कर ले, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन किसकी टेंडेंसी होती है? आयनिक कंपाउंड्स की। हाइड्रेशन किसकी टेंडेंसी होती है? आयनिक, क्योंकि आयन है तभी पानी में जाएंगे और पानी उनको सराउंड करेगा। और हाइड्रोलाइसिस किसकी टेंडेंसी होती है? कोवेलेंट कंपाउंड्स की, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड के मैकेनिज्म से बनता है, मतलब से होता है। आपने SN2 पढ़ा है, SN2 मैकेनिज्म पढ़ा है ना, वो मैकेनिज्म से क्या होता है? हाइड्रोलिसिस होता है। ठीक है। हाइड्रोलिसिस का मतलब है पानी का टूट कर रिएक्शन करना। इस तरह से H और OH है तो ये टूट जाएगा, फिर ये H+ बनेगा और ये OH- बनेगा। जो OH- होगा ये अपना लोन पेयर किसी वैकेंट ऑर्बिटल जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए उसमें डोनेट करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा और हाइड्रोलिसिस होगा। तो मतलब पानी टूटे और टूटकर रिएक्शन करे उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस। और अगर पानी टूटे नहीं, मतलब मान के चलो ये लिथियम प्लस है और यहां पर आपने O, ये H, ये H, इसको क्या बोलोगे? O या H और H। इस तरह से जब पानी सराउंड करे, देखो पानी टूटा नहीं है, सिर्फ क्या कर रहा है? सराउंड कर रहा है। सर कैसे सराउंड कर रहा है? मैंने कहा कि जब अपोजिटली चार्ज होंगे तो बिल्कुल सराउंड करेंगे। क्या इस पर पार्शियल नेगेटिव है? क्या ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव है? इस पर भी पार्शियल नेगेटिव है, इस पर भी पार्शियल नेगेटिव है। क्या H2O जो है वो पोलर मॉलिक्यूल होता है? अरे बोलो, पोलर मॉलिक्यूल होता है। और ये आपको कंप्लीटली क्या दिख रहा है? आयन। क्या बोलते हैं इसको? आयन। पोलर को एक वर्ड बोलते हैं डाइपोल। पोलर का एक वर्ड और होता है क्या? डाइपोल। जो पोलर है उसको डाइपोल बोलते हैं। तो बताओ पानी जो है वो क्या है? डाइपोल है। और ये क्या है? आयन है। क्या आपने नाम सुना है आयन डाइपोल इंटरेक्शन? वही तो होता है हाइड्रेशन में। हाइड्रेशन में क्या होता है? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। क्योंकि पानी में कौन गया? आयन। आयन को किसने सराउंड किया? पानी ने।
आयन आयन है और पानी डाइपोल है, तो बताओ वो जो हाइड्रेशन हुआ उस हाइड्रेशन में कैसा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ? आयन डाइपोल। और अगर ऑब्वियस सी बात है, आयन डाइपोल इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, और दुनिया में केमिकल बॉन्ड जब भी बनेगा तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। तो मतलब इस प्रोसेस में भी कुछ एनर्जी रिलीज होती होगी। जो हाइड्रेशन के प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है उसका नाम होता है हाइड्रेशन एनर्जी। नाम सुना है? मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि कहाँ पहुंच गया ये, पीरियोडिक टेबल चल रहा था, ये कहाँ चला गया। कोई बात नहीं, याद आ जाती कुछ कुछ चीजें तो करवा दी मैंने। वैसे तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी की एप्लीकेशन में भी बता सकता हूं मैं ये चीज। हाँ बताओ क्या? कोवेलेंट कंपाउंड्स की। हाँ, जैसे जैसे आगे जाकर आप पढ़ोगे कि टॉप टू बॉटम आने पर आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है। टॉप टू बॉटम आने पर आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है, क्योंकि अभी आपने बोला टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। और मेटल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करके प्लस बनना चाहता है वो उसके चांस हैं कि वो क्या बनाएगा? आयनिक कंपाउंड बनाएगा। तो इसका मतलब है टॉप टू बॉटम आने पर कोवेलेंट कंपाउंड्स की टेंडेंसी कम होती जाती है और आयनिक कंपाउंड्स बनने की टेंडेंसी ज्यादा, यानी कि आयनिक कैरेक्टर्स जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। तो इसका मतलब है हाइड्रोलिसिस की टेंडेंसी जो है वो घटती जाती। ये सब फजान रूल वगैरह में सिखा दूंगा मैं, है ना। एकदम आपको ऐसा लगेगा कि ये चीजें कॉन्सेप्ट्स के साथ भी सीखी जाती है। कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं, ठीक है? अभी तक रटा होगा आपने, सब बताऊंगा मैं, सारी चीजें पढ़ाऊंगा। बस इतना ध्यान रखना कि अभी जैसे आपने लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आगे आ जाएगा वो तो, कि जो ये बहुत क्या बोलते हैं, काम में आने वाली लाइन है कि हाइड्रोलिसिस जो टेंडेंसी होती है वो किसकी होती है? कोवेलेंट कंपाउंड्स की। और हाइड्रेशन जो टेंडेंसी होती है वो, क्योंकि हाइड्रेशन के लिए आयन चाहिए। हाइड्रेशन के लिए क्या चाहिए? आयन। और आयन मिलेंगे आयनिक बॉन्ड में। आयन कहां मिलेंगे? आयनिक बॉन्ड में। तो इसका मतलब है हाइड्रेशन फिर किसकी टेंडेंसी हो गई? आयनिक कंपाउंड्स की, ठीक है। और कोवेलेंट कंपाउंड्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये देखो यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, बन रहा है ना। हाइड्रोलिसिस में कौन सा बॉन्ड बन रहा है? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसका मतलब है फिर ये जो कंपाउंड होगा ये भी कैसा होगा? कोवेलेंट होगा। हाइड्रोलिसिस टेंडेंसी होती है कोवेलेंट कंपाउंड्स की, और हाइड्रेशन होती है आयनिक कंपाउंड्स की। अच्छे बच्चों की तरह लिख लिया होगा, ऊपर लिख लेना कॉपी की छत पे। हाँ बताओ, बताओ। नहीं तो ऐसे ऐसे क्यों करो? क्या इसकी? फ्लोरीन का डेटा देखना पड़ेगा, ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लोरीन और हाइड्रोजन में बहुत कम अंतर होता है, क्योंकि आसपास के रहते हैं ये, तो इस वजह से वो तो डेटा चेक करना पड़ेगा कि डेटा किसका है। हाँ बताओ। मैं पीरियोडिक पढ़ा दूं? नहीं देखो, गलती मेरी है कि मैंने तुमको गलत जगह ले गया, मैं, गलती मेरी है ना। वो एक है, वो मैं उनके उन्हीं की तरफ देखता हूँ, पता है क्यों? क्योंकि मैं कैसे बोल रहा हूँ वो एक्सप्रेशन से पता चलता है। मैंने कहा मैं ही तुमको गलत जगह लेकर करेगा, हाँ, तो मुझे पता लगता है कि मैंने क्या गलती करी है। तो वो एक है, क्या नाम है आपका? है दीक्षिता। कहाँ से हो आप? देहरादून से हो, ठीक है। पहाड़ों से हो? चलो बैठो बैठो। तो बिल्कुल ये जो रील्स वाले एक्सप्रेशन होते हैं ना, है, अभी तक रील नहीं बनाई? बनाओ फिर, जब दुनिया यही कर रही है सब, आप भी करो, आप पीछे रील वील बनाओ, मस्त रहो। बड़े बड़े लोग रील बना रहे हैं आजकल तो। हटाओ इनको, क्योंकि ज़्यादा देर ये रह गया बोर्ड पे तो डाउट आना शुरू हो जाएंगे। अभी समय नहीं है, गलती मेरी है, मैं थोड़ा सा, हाँ, पैसेंजर से सीधा राजधानी में आ गया था, है ना। चलिए, तो बाकी सवाल तो हो गए। एक बार वापस से ग्राउंड लेवल पर आते हैं। हम आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ रहे थे, बहुत आसान आसान चीजें होती है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला सवाल हमने कर लिया। क्या अब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि कौन क्लोराइड बना रहा है, MX2 टाइप, किसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, है ना, कौन किस पीरियड का हो, सॉरी, कौन किस फैमिली का हो सकता है, कौन सा एलिमेंट हो सकता है, क्या सब बता दोगे? पक्की बात है ना? 100%? ठीक है, चलो फिर ठीक है। तो अब लिख लीजिए आप, एक और जो बच रही है ना, जो बेकार सी एप्लीकेशन है, कुछ काम की नहीं है, पर लिख लीजिए थर्ड एप्लीकेशन।
स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, मुझे लगता है अब तो मेरे नोट्स ऐसे बनने लगे हैं कि तुम जाके वैसे ही नहीं खोलोगे, करे कुछ करवाता ही नहीं। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, पहला केस, उसमें पहला केस लिख दीजिए, केस 1 लिख दो या रूल 1 लिख दो। बेसिकली ये इंफॉर्मेशन है, डेटा है, बस आपको जब कभी भी इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा तो वो डेटा देगा, और अगर आपको माइनस करना आता है तो आप वो सवाल कर लोगे, घटाना तो आता है बस, तो फिर वो सवाल हो जाएगा, चिंता मत करें। तो पहला रूल लिख दीजिए, रूल 1 लिख दीजिए कि अगर डेल्टा आई पी इज लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, if delta IP is less than 11 electron volt, then HOS will be more stable. HOS का मतलब है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि हमने हेडिंग लगाई है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, यही लगाई है ना। तो हम दो को कंपेयर करें, लोअर को और हायर को। अगर डेल्टा आईपी मतलब है, आईई बोल दो, आईपी बोल दो, है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो आईपी बोलना अच्छा लगता है ना, ठीक है। यहां पर आईई भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो याद रखिएगा कि जब डेल्टा आईपी का मतलब, पहले तो हमको यह जानना जरूरी है कि सर डेल्टा आईपी का मतलब क्या है। आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस, डेल्टा बोल रहे हो था, का डिफरेंस। तो किसका डिफरेंस? दो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस। तो सबसे पहले तो यही लिख देना कि डेल्टा आईपी का मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। डेल्टा आईपी का मतलब है डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब जैसे 1 2 है, आई 1 2 है तो 2 - 1, जैसे आई 3 और 4 है तो 4 - 3, है ना। मतलब जो आसपास के हैं उनका डिफरेंस 3 और 4 का। ऐसा नहीं कि 3 - 1, वो सक्सेसिव नहीं है, क्योंकि बीच में 2 भी है ना। 3 - 1 सक्सेसिव नहीं है। 1 2 3 4, तो आप 4 - 1 4 - 2 ये नहीं कर सकते। आप 2 - 1 वाला डिफरेंस देख लो, आप 4 - 3 वाला डिफरेंस देख लो, आप 3 - 2 वाला डिफरेंस देख लो। सक्सेसिव का डिफरेंस होना चाहिए बिल्कुल जस्ट पास वाला, कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है। तो आप बताओ कि ये क्या लिखोगे। डेल्टा आईपी का मतलब लिख दिया, क्या लिखा? डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर वो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया M, और यहां पर बन दिया क्या, उससे क्या बन गया मैंने M+, और यहां बना दिया क्या M2+, यहां बन गया मैंने 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये बना दिया मैंने 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये आयोनाइजेशन एनर्जी 1 है? क्या ये आयोनाइजेशन एनर्जी 2 है? क्या डेल्टा IE जो है वो कितना आएगा? जो कि किससे कम है। तो बताओ कौन सी ऑक्सीडेशन को स्टेबल कर दूं, लोअर को या हायर को? हायर कौन सी, +1 या +2? तो बताओ इस केस में फिर कौन सी ज्यादा स्टेबल हो जाएगी? +2 विल बी मोर स्टेबल देन +1। क्या सोडियम को आपने, सॉरी मैग्नीशियम को आपने +1 बनाते हुए देखा है या +2? तो इसका मतलब हो सकता हो कि मैग्नीशियम की पहली और दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी में गैप 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा, इसीलिए वो +2 तक पहुंच गया, है ना। तो ये जैसे होता है ना कि यहां पे इसको, इसकी जगह मैग्नीशियम कंसिडर कर लो, मैग्नीशियम +1, मैग्नीशियम +2। अब यहां पर जितना भी होगा और यहां पर जितना भी होगा उसका डिफरेंस कम आया होगा, किससे? 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। इसलिए मैग्नीशियम का +2 ज्यादा स्टेबल होता है। कभी आपने उसको +1 में नहीं देखा, हायर में ही ज्यादा स्टेबल होता है वो। इसका उल्टा सोडियम सोचो, क्या सोडियम को +2 सोचा है? हो सकता हो सोडियम के +1 और आयोनाइजेशन एनर्जी 1 और 2 में इतना ज्यादा डिफरेंस हो कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल हो जा पड़े। तो ये अगर लिख लिया हो तो दूसरा वही बता रहा हूं मैं। फिर से बताओ, इसमें कुछ है ही नहीं, ये वैल्यूज आपको दी हुई आएगी, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। अगर वो वैल्यू 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो जाती है तो आपको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल कर देना है। हायर कौन सी है, +1 या +2? +2, बस सिंपल। क्योंकि आप ये सोचो ना, जब इनका डिफरेंस कब कम होगा? जब इसमें और इसमें गैप बहुत कम होगा, तभी तो डिफरेंस कम होगा।
और जब गैप बहुत कम होगा तो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा दूसरा भी, और जब दूसरा इजीली दे देगा तो फिर दो में ही चला जाएगा। गैप कम होने का मतलब क्या है? इस गैप कम होने का मतलब क्या है कि सेकंड और फर्स्ट यानी जो दो सक्सेसिव है उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब है इधर से भी निकल जाएगा और अगला भी निकल जाएगा इजीली। और अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया वैल्यूज में तो इसका मतलब है कि फिर डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा आएगा, और जब डिफरेंस बहुत ज्यादा आएगा तो वो दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा। वो क्या करेगा? सिर्फ पहला इलेक्ट्रॉन देकर ही खुश होगा। तो उस केस में अपन बोलेंगे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल बताएंगे। वो रूल 2, एक बार रूल 2 समझ लीजिए, उसके बाद आप क्लियर हो जाए, क्योंकि आप कंपेयर कर लोगे 1 और 2 में, उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा। रूल 2 लिख दीजिए, इफ डेल्टा आईपी इज मोर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक कॉमन सा डाउट जो आप सबके अब आ गया है, कह रहे हैं बीच में होगा तो क्या करेंगे? तो बीच में होता ही नहीं है। जो बीच में होगा उसकी स्टेबिलिटी को आप आयोनाइजेशन एनर्जी से आंसर ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आयोनाइजेशन एनर्जी के बेस पर स्टेबिलिटी पूछी तो सवाल तो इन दो नियम से ही आना है, क्योंकि रूल तो यही है। अब एग्जामिनर कोई साइंटिस्ट तो है नहीं जो नया एक्सपेरिमेंट करके नई वैल्यू निकाल के फिर आपके सवाल बना के देगा। उसको भी पता है 11 और 16 ही है, तो वो बनाएगा ही ऐसा कि जिसमें डिफरेंस आपको 11-16 से ही निकल के आ जाएगा। मतलब आपको लग जाएगा कि हाँ हमारे पास दो डेटा है और दो से काम हो गया। बहुत कॉमन डाउट है, हर साल आता है, 8 साल से आ रहा है, 9 साल से आ रहा है, बच्चों को कह रहे कि ना 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 मेरे पास तो 12 13 14 15 है, अब बताओ। तो मैं बोलूंगा कि ऐसा आया तो इसका मतलब है उसमें हम डिसाइड नहीं कर सकते कि वन स्टेबल होगी, मतलब हायर हायर लोअर स्टेबल होगी या हायर होगी, क्योंकि अकेला आयोनाइजेशन एनर्जी फैक्टर थोड़ी होता जो ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल करता है। ये तो एक फैक्टर है। हम आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ रहे हैं तो उसमें एक एप्लीकेशन हम भी पढ़ लेते हैं कि ये देखो वहां पर भी काम कर जाता है ना। खास तौर से अच्छी किताबों में तो मैं आपको बता दूं, अच्छी किताबों में तो सिर्फ +1 और +2 को स्टेबिलिटी के लिए ही इसको यूज किया जाता है, सिर्फ +1 +2 की स्टेबिलिटी को। लेकिन ठीक है, हम ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। और ये चीज वैसे एनसीईआरटी में है भी नहीं, ये आप देखोगे ना तो एनसीईआरटी में ये चीजें आपको नहीं दी हुई है, ठीक है, ये वाली एप्लीकेशन नहीं दी हुई है आपको। लेकिन ये समझ सकते हैं, अच्छी चीज है और सवाल भी आ सकता है इससे। एक चीज ध्यान रखना, जैसे यहां पर मैंने ये बनाया है, अब मैं वापस एक चीज बना रहा हूं कि m, इस बार मैंने बनाया क्या m+, और वापस से क्या बनाया m2+। इस बार मैंने ले लिया इसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, IE1 जो है वो मैंने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लिया, और यहां पर मैंने ले लिया 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ डेल्टा IE कितना हो गया? है ना, डेल्टा IE बोल दो, डेल्टा IP बोल दो, एक ही। अरे भाई ये P और E में कंफ्यूज तो नहीं हो? हाँ, क्योंकि किताबों में दोनों लिखे होते हैं, दोनों ही चलते, कोई नहीं। डेल्टा IE या डेल्टा IP कितना हो जाएगा आपका? बोलो कितना हो गया? 60, विच इज मोर देन। तो इन इसके केस में कौन सी, अच्छा ये लिखा नहीं पूरा है ना, देन ये लिख देना, देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर स्टेबल। अब आप इसको समझो थोड़ा सा। जब आपने इससे पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसने बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं मांगी, लेकिन जब आपने इसने दूसरा इलेक्ट्रॉन आप इससे निकालने गए तो डिफरेंस बहुत ज्यादा था। इतना ज्यादा डिफरेंस था कि आपने तो निकाल लिया लेकिन ये बेचारा स्टेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने एनर्जी बहुत दी है, और बहुत एनर्जी दी, इसका मतलब M+ से जब M2+ बना तो M2+ की एनर्जी बहुत बढ़ गई। और मैंने अभी बताया था जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है वो स्टेबल नहीं होता। तो M2+ स्टेबल नहीं होगा। इस केस में कौन स्टेबल रहेगा? तो आप अगर इतना लॉजिकली नहीं सोचना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, आपको माइनस करना आना चाहिए, उससे भी सीधा आंसर निकाल लोगे। ठीक है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या बोल दोगे आप? ये कैसा हो जाएगा? M+ स्टेबल हो जाएगा किससे? M2+ से। अब समझ आया? पक्का? हाँ, ये दोनों को एक साथ देखोगे तो समझ आ जाएगा कि भाई हमको क्या करना है। बीच वाली वैल्यू वाला सवाल मत पूछना, जहन से निकाल देना। ऐसा कुछ नहीं होता, जब सवाल सामने आएगा तो बीच की वैल्यू नहीं आएगी, आपका काम हो जाएगा। वैसे क्या हमने ब्लॉक वाइज आयोनाइजेशन एनर्जी कर ली थी? नहीं करी। अब हेडिंग लगा लो, ब्लॉक वाइज आयोनाइज। अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर दे दिए थे क्या सवाल करने के लिए?
वो नहीं, ठीक है, तो फिर हम ब्लॉक वाइज के बाद ही करेंगे उसको। यस, चलो हेडिंग लगा दो, ब्लॉक वाइज आयोनाइजेशन एनर्जी। ये मैं एडिशनल करवाता हूं। इससे आपको याद करने में आसानी होती है, ब्लॉक टू ब्लॉक कर लेते हो आप, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि हाँ अब कंप्लीट है, एस ब्लॉक का मुझे आता है, पी ब्लॉक का भी मुझे आता है। तो ऐसे क्या होता है कि थोड़ा सा सिलेबस जो है वो कम लगने लगता है, कम है नहीं, लगने लगता है, ठीक है। और थोड़ा सा चीज़ें जो है वो क्लासीफाई हो जाती है इस तरह से कि हाँ ब्लॉक वाइज चलेंगे तो हमको पी ब्लॉक में दिक्कत है, एस ब्लॉक में दिक्कत है, तो उस हिसाब से चीज़ें रहती है। चलिए सबसे पहले कौन सा ब्लॉक उठाएंगे? एस ब्लॉक। चलिए, तो जिस तरह से हमने साइज के लिए सबसे पहले एस ब्लॉक लिया, इसमें भी क्या लेंगे हम? एस ब्लॉक ही लेंगे। एस ब्लॉक में सबसे पहले कंपैरिजन कहां से कहां चलेगा? टॉप टू बॉटम। ये जो मेरी शॉर्ट टर्म्स हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, है ना, इन टर्मिनोलॉजी से आप वाकिफ हो चुके हैं अब, है ना। ऐसा तो नहीं कि सर ये टी टू बी क्या है ना, कोई आके नहीं पूछेगा ना, पक्का? और पूछ लिया तो क्या करना है फिर, है? बता दूं? टॉप टू बॉटम है, उसके लिए अगर हॉस्टल से चल के आएगा टी टू बी का डाउट आ रहा है, तो फिर क्या करना है बताओ, नौकरी छोड़ दूं? नहीं, वो ज्यादा बढ़िया है फिर उसके अलावा तो, है ना। तो ये थोड़ा आपको अगर अब भी ऐसा लग रहा है कि मैं इसको बाद में भूल सकती हूं, तो जरूर लिखें पूरा, जैसे LOS। हाँ अभी बोल रहे हो क्योंकि अभी तो मैंने बोला है, लेकिन थोड़े दिन बाद के यार LOS क्या है, ये तो बहुत बड़ा लॉस हो गया, है ना, मैं तो भूल रही हूं, तो ऐसी नहीं है। टॉप टू बॉटम वाला है ये, T2B का मतलब है टॉप टू बॉटम, मतलब इन अ ग्रुप, इन ए ग्रुप। बताओ, टॉप टू बॉटम मतलब क्या होता है, साइज क्या होगी? तो आयोनाइजेशन एनर्जी पता है सबको? लिख दो धनाधन ऑर्डर फिर दोनों के, एल्कली मेटल्स के भी, यानी कि जो फर्स्ट ए है जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स, और जो सेकंड ए है जिनको हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। आंख बंद करके ऑर्डर लिख दीजिए, लिथियम, फिर क्या हो जाएगा, सोडियम, फिर क्या हो जाएगा, उसके बाद ये बेरिलियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम, के बाद स्ट्रोंशियम, और फिर हो जाएगा क्या, बेरियम। ऑर्डर लिखा है ये? हाँ, जब भी ऑर्डर लिखते हो तो पता होना चाहिए किसका ऑर्डर है। मैं कई बार बोलता हूं, मेरे पास ऐसे ही डाउट आते हैं जो डाउट होते ही नहीं है, जो क्या सर मुझे कैसे बताते हैं, बताएं कि सर आपने, पेज पलटेंगे, बोले आपने यहां तो ऐसे लिखा रखा है और आपने यहां ऐसे लिखा दिया, वो ये देख ही नहीं रहे हैं कि किसका ऑर्डर है, वो तो सिर्फ साइन देख रहे हैं कि सर गलती करे जा रहे हैं बार बार, एक बार बढ़ा रहे हैं एक बार घटा रहे हैं, सर हो गए हैं पागल। और हमको भी कर दिया है कि पता ही नहीं, कभी तो बढ़ रहा है कभी तो अरे क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है ये पता होना चाहिए, किसका ऑर्डर है ये, इस पर ध्यान दो, साइन पर ध्यान मत दो कि साइन ही देख रहे हैं, कह रहे यार वहां 2 दिन पहले तो बढ़ रहा था, 2 दिन बाद घट गया, क्या? आप ये देखो ना, वो ऑर्डर किसका था, साइज का। और अगर साइज बढ़ेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ही तो लिखेंगे। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है। सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में यूज होता है, होता है, इस बार भी सवाल था। क्यों होता है? क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इतनी कम है कि सनलाइट की जो एनर्जी होती है उसी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेंगे, चार्ज अगर मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, कंडक्ट होगी। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में कौन सा यूज होता है, सीजियम यूज होता है, और उसका रीजन है ड्यू टू इट्स लो आईपी। आप खूब सारी चीजें इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी से बता सकते हो। अगर आपने पढ़ा हो, अगर आपने पढ़ा हो कि बेरिलियम पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता, कह रहे हम पढ़ते तो यहां क्यों, बेरिलियम पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम ठंडे पानी के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। वो तो मतलब क्या बोलते हैं, बेरिलियम जो है वो स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, समझना मेरी बात को, बेरिलियम स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ रिएक्शन करता है, और ये तीनों ठंडे पानी के साथ ही रिएक्शन कर जाते हैं। क्या इससे तुमको रिएक्टिविटी की कोई फील आ रही है?
कि वो ठंडे से ही कर रहे हैं, इसका मतलब उनकी रिएक्टिविटी कम या ज्यादा। और रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है? जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम या ज्यादा। तो आप देखो क्या आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम घट रही है, क्योंकि मेटल पानी में जाएगा तो एक ही काम है। मेटल जब भी पानी में जाएगा तो मेटल का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन फेंक देगा। मेटल जब भी पानी में जाएगा तो क्या बन जाएगा? M प्लस और E माइनस। और पानी जो होगा वो क्या बन, किस में टूट जाएगा? H प्लस और OH माइनस। बताओ प्लस क्या खाएगा? माइनस। प्लस क्या खाएगा? माइनस। क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्साइड MOH। और अगर ये प्लस इलेक्ट्रॉन खाएगा तो क्या जीरो बन जाएगा? अरे ये प्लस अगर इलेक्ट्रॉन खाएगा तो क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। एक प्लस है, एक माइनस खा रहा है तो जीरो बनेगा। जीरो का मतलब H2 गैस। जीरो का मतलब कौन सी गैस हो गया? H2 गैस। तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। ये मेटल की पानी के साथ रिएक्शन एस ब्लॉक में पढ़ेंगे हम। मेटल कर क्या रहा है? मेटल जाकर एक ही तो काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अब जो मेटल जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये मेटल क्या होते हैं? ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। रीजन क्या? इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? कम है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो पानी में जाकर जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन फेंक देंगे। बताओ ये क्या हो जाएगा? H प्लस O। मतलब बेसिकली आप आयोनाइजेशन एनर्जी यहां पर नहीं कर रहे हो, बट आप ये फील, इसको समझो कि अगर जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होता है। मतलब वो जहां पर भी जाएगा ले इलेक्ट्रॉन ले इलेक्ट्रॉन ले इलेक्ट्रॉन ऐसे बांटता जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। तो आज के बाद वैसे तो ये देखो सारी बातें एस ब्लॉक की है ना, पर मैंने फिर भी बता दिया कि ये किसके साथ रिएक्शन करता है? स्टीम। और वो भी पाउडर्ड फॉर्म में। ऐसे नहीं कि स्टीम में भी आपने बेरिलियम को जो है ऐसे डाल दिया, नहीं, पाउडर्ड फॉर्म में। कारण पाउडर्ड फॉर्म में सरफेस एरिया क्या होता है? और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी। तो पहले तो इसको पाउडर बनाओ, फिर इसके सामने स्टीम लाओ। बहुत नखरे हैं बेरिलियम के। बेरिलियम हर किसी के साथ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता, ना हाइड्रोजन के साथ, ना पानी के साथ, ना हवा के साथ, ये एकदम ना क्लोराइड के साथ, मतलब ना क्लोरीन के साथ। इसके सब जगह नखरे चलेंगे। फ्लेम टेस्ट देखने जाओगे, नाम सुना है? फ्लेम टेस्ट में नाम कलर के नाम गोल्डन, येलो, एप्पल वगैरह ऐसे तो किया। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट नहीं देते, ये भी सुना होगा। फिर क्यों नहीं देते? ड्यू टू देयर हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। फ्लेम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके हायर एनर्जी लेवल पे जाता है और जब वो वापस आता है तो एनर्जी एमिट करता है। वो विजिबल रीजन में अगर है तो आपको कलर दिखेगा। लेकिन बात यह है कि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ही इतनी ज्यादा होती है कि फ्लेम से इलेक्ट्रॉन एक्साइट ही नहीं हो पाता। और अगर फ्लेम से इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो पा रहा है तो फिर वापस भी नीचे नहीं आ रहा है, क्योंकि ये प्रोसेस ही नहीं हो रहा, तो इसकी क्या बात करें? तो इसका मतलब है वहां पर कलर नहीं दिखेगा। कितनी चीजें सीख रहे हो आज। आज ऐसा लग तो नहीं रहा है कि पीरियोडिक टेबल चल रहा है या एस ब्लॉक चल रहा है। नहीं, वैसे चल तो एस ब्लॉक ही रहा है, लेकिन पीरियोडिक टेबल के अंदर चल रहा है। खूब सारी ऐसी बातें हैं। उस वक्त जब आपको है ब्लॉक केमिस्ट्री एकदम हलवा लगेगी अगर आप छोटी छोटी चीजें सोचोगे तो। जैसे अभी बताया मैंने, कितनी सारी चीजें बता दी, सिर्फ किसके बेसिस पे? सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पे इनकी रिएक्टिविटी बता सकते हैं हम। तो बताओ टॉप टू बॉटम ये रिएक्टिविटी क्या हो रही है? कल बताया था ना, रिएक्टिविटी बढ़ रही है, इसलिए पानी के साथ रिएक्शन भी ये तो ठंडे पानी के साथ भी रिएक्शन कर रहे हैं। आपने देखा होगा एक शब्द, एक लाइन पढ़ी होगी, लिथियम जो है वो आराम आराम से पानी के साथ रिएक्शन करता है, और जो बाकी के हैं वो विगरसली पानी के साथ रिएक्शन करते हैं। विगरसली मतलब पानी में डाला धमाका। सोडियम उछलता हुआ करता है, पोटेशियम धमाका कर देगा, रुबिडियम सीजियम को करने के लिए हिम्मत चाहिए। इनको जब पानी में फेंकोगे तो उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि ये वाकई धमाका करेंगे। जब भी कभी भी हाई प्रेशर के साथ किसी रिएक्शन में गैस रिलीज होती है तो उसी को एक्सप्लोजन कहते हैं। बम का मतलब क्या होता है? बम, बम फटता है का मतलब क्या है? हाई प्रेशर के साथ गैस का रिलीज होना, उसी को एक्सप्लोजन कहते हैं। बम बनाना नहीं सिखा रहा हूं मैं बता रहा हूं कि जब किसी रिएक्शन में बम का फटना क्या है, एक्सप्लोजन क्या है? केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हाई प्रेशर के साथ अचानक से कोई भी गैस जो है वो क्या हो, रिलीज हो, उसको बोलते हैं एक्सप्लोजन। तो ये एक्सप्लोड होंगे पानी में। क्यों? क्योंकि अभी बताया कौन सी गैस निकालेंगे। अरे अभी तो बताया था, कोई भी इनमें से कोई सा भी मेटल होगा, एल्कली मेटल हो चाहे एल्कलाइन अर्थ मेटल हो, पानी में जाकर क्या बनाएगा? हाइड्रोक्साइड। और कौन सी गैस रिलीज करेगा? तो जो H2 गैस है अगर वो बहुत हाई प्रेशर के साथ रिलीज होगी तो धमाका होगा। वो इसीलिए बोल रहा हूं कि एक्सप्लोजन। अब जरूरी नहीं कि H2 गैस ही धमाका करे, कोई भी गैस
अगर बहुत हाई प्रेशर के साथ उसको क्या करें, किसी बंद वेसल के अंदर कोई रिएक्शन करवानी है ना, एक वेसल ले लिया बंद, मतलब एक सिस्टम जो क्लोज है, एक क्लोज सिस्टम के अंदर आप ऐसी रिएक्शन कराओ जिसमें एक गैस रिलीज होती हो, तो वो क्या करेगा, हाई प्रेशर के साथ रिलीज होना चाहेगी, और जब वो हाई प्रेशर के साथ रिलीज होना चाहेगी तो उस सिस्टम को क्या करेगी, ब्रेक करेगी, एक्सप्लोड करेगी। तो जब बम बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, साथ में कांच के टुकड़े, है ना, वो छर्रे वर्रे क्या बोलते हैं उसको, लोहे के छर्रे वगैरह, और वो लोहे के पीस, वो सब डालते हैं। वो रिएक्शन नहीं करते, वो क्या करते हैं, जब रिएक्शन होती है, गैस निकलती है, तो वो उसके साथ उछलते हैं, और उछलते हैं तो लोगों के लगते हैं, तो लोग मरते हैं। आप बोलोगे कि मैं आतंकवादी हूं क्या, मैं आतंकवादी नहीं, है ना। नहीं डालोगे तो कुछ नहीं होगा, फट जाएगा वो सूतली बम की तरह। कह रहे क्या हो गया, बस क्या, चलो ठीक है, और क्या। नहीं डालोगे तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है, वो हो सकता हो नुकसान कम करेगा वो, मतलब अगर वहां पर एक्सप्लोजिव कंटेंट उसमें ज्यादा है, एक्सप्लोजिव मटेरियल ज्यादा है, तो डेफिनेटली आसपास आग तो लगा ही देगा, या ब्लास्ट होगा तो आसपास की चीजें तो जला देगा, ब्लास्ट ब्लास्ट में आदमी मर जाएगा। लेकिन होता है ना कि इफेक्टिव अगर बनाना है, कि किसी को ऐसा लगे कि बम तो वहां फटा और छर्रा मेरे अंदर घुस गया। छर्रा समझते हो, वो जो गोल गोल होते हैं ना लोहे के, तो अगर बम वहां फट रहा है, छर्रा मेरे घुस रहा है, इसका मतलब है उसमें छर्रे डाले गए थे, जो कि जब गैस एक्सप्लोड हो रही है तो उछल रहे हैं, उछल रहे हैं तो ज्यादा नुकसान करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि मतलब ये तो दिवाली वाले बम हो गए ना फिर, कि भाई फटे भी और देख के मजा भी आएगा, आहा क्या फटा है, ए धीरे फटा, जोर से वाला वाला, जोर वाला बड़ा वाला लाओ, वो बढ़िया फटेगा ना। मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसमें वाकई में नुकसान पहुंचाना होता है, ठीक है ना। और जो मैं बात कर रहा हूं उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, ऐसा पता पड़े मेरे को पुलिस पकड़ के ले गई। मैं तो बस बता रहा हूं कि जो एक्सप्लोजन होता है वो केमिकल रिएक्शन होती है और कुछ नहीं होता। यस, चलिए भाई, ये लिख लिया आपने। लेफ्ट टू राइट भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। लेफ्ट टू राइट हमारे लिए एस ब्लॉक में है क्या, एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनसे ज्यादा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की क्या होती है, क्यों, क्योंकि आप जानते हो जेड इफेक्ट, साइज नहीं, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, साइज बोल दो घट रही है, लेकिन साइज वाला फैक्टर बोलना अच्छी बात नहीं है, जेड इफेक्टिव बोलो। ये क्या होता है, NS1, और ये क्या होता है, NS2। लेकिन 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 अगर मैं, ये तो आयोनाइजेशन एनर्जी 1 हो गई, मतलब जब कुछ नहीं दिया हो, सिंपल आयोनाइजेशन एनर्जी पूछे, तो आप डेफिनेटली सोचिए कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, बढ़ेगी। लेकिन अगर एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या कंपेयर करवाऊं, आयोनाइजेशन एनर्जी 2। हाँ, तो फिर से आपका जो अंदर का मन कहता है, भोला मन, कि उल्टा कर दो। हाँ हाँ, तो करना है इस बार, करना है, अरे यार इस बार करना है, करना है, बिल्कुल करना है, इस बार भोले मन की सुननी है। और कौन सा ज्यादा हो जाएगा, अल्कली मेटल। समझते हैं क्यों। फॉर एग्जाम्पल ये लिया मैंने सोडियम और ये लिया मैंने मैग्नीशियम। यस, ये 3s1 होता है और ये 3s2 होता है। जब आप इनमें से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे, दैट इज योर IE1, जब आप इनमें से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे, ये कहां से देगा, 3s1 में से, ये कहां से देगा, 3s2 में से। ज्यादा एनर्जी कौन मांगेगा, 3s2, तो इसकी ज्यादा कर दोगे, ये क्या हो जाएगा, लेकिन IE1 होगा। मैंने कहा था एल्कलाइन अर्थ मेटल की ज्यादा होती है किससे, एल्कली मेटल से, लेकिन कौन सी, IE1। लेकिन अगर मैं 2 की बात करूं, अगर मैं 2 की बात करूं तो सोडियम अब 3s1 नहीं रहा, क्या बन गया, 2p6। और ये क्या हो गया आपका मैग्नीशियम, अब ये 3s2 नहीं रहा, क्या बन गया, 3s1। अब आपसे पूछूं कि 3s1 और 2p6 में ज्यादा किसकी होगी, क्योंकि एल्कली मेटल वो हैं जो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं। एल्कली मेटल्स कौन होते हैं, जो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं। इसका मतलब है फिर जब आप इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो बहुत ज्यादा गैप आ जाएगा एनर्जी में। तभी तो आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली वैल्यूज को ऐसे देखा था, ऐसे देखा था कि जब यहाँ पे 20 है और यहाँ 150 है और यहाँ 160 है, इस तरह से जब चल रहा है, तो आपने देखा ओ हो सडन जंप, देख लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ,
पहला तो आसानी से दे दिया, दूसरा बहुत मुश्किल से दिया। क्यों? क्योंकि दूसरा आपने कहां से निकाला होगा? इनर्ट गैस से निकाला होगा, जिसकी एनर्जी एक्सेप्शनली क्या आएगी? हाई, एबनॉर्मली हाई आएगी। इसी वजह से इसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? ज्यादा बोलेंगे। एम जी, हाँ, उससे ज्यादा बढ़िया कॉन्सेप्ट मैंने सिखा रखा है। आप सही कह रहे हो, ये यूं कह रहे हैं कि सर इसके बारे में बताओ, नहीं उसकी बहुत बात हो गई, आप इसके बारे में बात कर रहे हो, तो मैं इसके बारे में करता हूं। इससे जब दूसरा लेने जाओगे तो क्या करेगा? आसानी से दे देगा। कारण इसको पता है कि एक और दूंगा तो मैं भी कैसा बन जाऊंगा? 2p6। और बात उनकी भी ठीक है कि भाई ये आसानी से दे देगा, वो मुश्किल से दे रहा है, रिलेशन तो बीच में यही रहेगा, कैसे भी सोचो। ठीक है, एस ब्लॉक खत्म। ऊपर वाला बताऊं वापस? कौन सा? IE1 वाला? वो तो सिंपल है। S1 और S2 में किसकी ज्यादा होती? कल बताया था, एक वो ब्रह्मास्त्र लिखवाया था, याद है? S1 S2 में किसकी ज्यादा होती? तो ये तो वैसे ही ज्यादा ही होगा था, सिंपल वाला। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में तो दिक्कत ही नहीं है, वो तो नॉर्मल है। सेकंड में ये उल्टे हो जाएंगे, और उसका कारण है वो एक निकलने के बाद इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं, तो फिर उनसे दूसरा निकालना मुश्किल हो जाता है। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब, किसी को ये तो पता है ना, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब पहला नहीं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। ठीक है ना? दूसरा, जो जितना नंबर लिखा हो उतने नंबर का इलेक्ट्रॉन निकलेगा। IE1 का मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो? पहला। 2 का मतलब, 3 का मतलब, ऐसे। तीसरा निकालने जा रहे हो मतलब दो निकल चुके हैं तो दो कम कर दो, ऐसे होता है। ये दूसरा निकालने जा रहे हो मतलब एक निकल चुका है तो एक एक कम कर दिया हमने। अब हम इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे और कंपेयर करेंगे। ठीक है भाई? पी ब्लॉक, ये डब्बा बनते ही खुशी आ गई होगी चेहरे पे कि हाँ, इसमें कुछ ऐसा लिखने वाला है जो कॉमन है। ठीक है, तो एक्सेप्शन नहीं होता इनके अंदर, बहुत बढ़िया बात है। हम टॉप टू बॉटम कंपैरिजन कर रहे हैं पी ब्लॉक का। अगर आप सोच रहे हो कि हम लेफ्ट टू राइट, तो हम पढ़ चुके हैं। किस में पढ़ चुके हैं? हम सेकंड पीरियड पढ़ चुके हैं और हम थर्ड पीरियड पढ़ चुके हैं। ठीक है, और उससे आगे पूछता नहीं है कोई, तो उसकी टेंशन मत लो। हम अब सिर्फ किसकी बात करें? टॉप टू बॉटम की। तो इन सब के अंदर ग्रुप 15 टू 18 साइज क्या होती है? बढ़ती है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। ये टॉप टू बॉटम की बात कर रहा हूं मैं ना, तो इसका मतलब है नो एक्सेप्शन। नो एक्सेप्शन का मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी को बढ़ाना है या घटाना है? बोलो। पहली क्लास में भी मतलब ऐसे सुस्ती रहते हो क्या तुम? मान लो चलो दूसरी तीसरी चौथी में तो समझ में आता है कि नींद आ ही जाती है मतलब, लेकिन फर्स्ट क्लास में जो नींद ले रहा है, इसका मतलब है वो जब लेनी चाहिए तब नहीं ले रहा है। रात को नहीं सोते हो? हैं? नहीं सोते हो? देखो, अभी मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि धीरे धीरे सोशल मीडिया से दूरी बना लेना। अभी मुश्किल होगा, कोई टीचर नहीं बोलेगा ये बात, कोई टीचर नहीं बोलेगा। उन सबको तो चाहिए कि इंस्टाग्राम पे उनको फॉलो करें, मुझे नहीं चाहिए। मुझे सिलेक्शन चाहिए और उसके बाद ये मैसेज चाहिए कि मैं डॉक्टर बन गई, तब फॉलो कर लेना। तब मैं फॉलो करूंगा क्योंकि डॉक्टर बन गए हो। समझ रहे हो बात को? फर्क होता है चीजों में।
तो धीरे धीरे, अभी मुश्किल है, मैं जानता हूं, अभी सबके अकाउंट्स बने होंगे सोशल मीडिया पे सबके। अरे बहुत, अरे रुको, अरे डीएक्टिवेट होके छोड़ रखा होगा, धीरे से जाओगे एक दिन, मन करता है रात को 11 बजे एक बार फिर से एक्टिवेट करके देखते हैं, है ना। नहीं है ना, नहीं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो बहुत बहुत बधाई, अच्छी बात है, लेकिन उनसे दूरी बनाओ। ये मोबाइल पढ़ाई में काम आता है, लेकिन आप जानते हो ये और जगह भी बहुत काम आता है। कल भी बताया था, वीडियो कॉल होता है स्कूटी पे, स्कूटी पे वीडियो कॉल होता है, वो सब चीजें, मतलब वीडियो कॉल वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन सोशल मीडिया से आप डिस्टेंस बना लीजिए, उसी में आपका फायदा है। एक साल भी पूरा नहीं है, कुछ ही महीने होते हैं, पूरे एक साल बाद तो एग्जाम होता नहीं है, कुछ महीने ही तो पढ़ने हैं आपको, कुछ महीने उससे दूर होना है। और अगर आप ऐसा कर सकते हो तो इसका मतलब है आपका डेडिकेशन लेवल है। अगर आप इन सब से दूर नहीं हो सकते तो समझ जाओ आपका कंसंट्रेशन और आपका डेडिकेशन जीरो है। करके देख लेना, 2 दिन मोबाइल मत चलाना, उसको कीपैड फोन की तरह यूज करना, कि फोन आ रहा है फोन जा रहा है और कुछ नहीं, घर पे, ठीक है ना। पता पड़ा कि सर सुबह से फोन आ रहा है फोन जा रहा है, 2 दिन से नेट नहीं चल रहा है, बस बाकी सब चल रहा है, वो नहीं करना है हमको। कोशिश करो, अपने आप को एक बार टेस्ट करके देखो, परखो कि क्या तुम मोबाइल के बिना रह सकते हो, और अगर रह सकते हो तो फिर तुमको डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर नहीं रह सकते तो भैया लफड़ा है, फिर तो लफड़ा है। क्योंकि एक एज आएगी जब आप कॉलेज में पहुंच जाओगे, जब आप एमबीबीएस कर रहे होंगे, तो एक नहीं दो दो रखना, और दोनों में डबल डबल सिम, ठीक है। इसका आ रहा है काट दो, इससे बाद में, ये तो 3 से 4 का टाइम है, ये अभी, ये अभी क्यों कर रहा है, इसका फोन अभी क्यों आ रहा है, ये तो 3 से 4 का टाइम है, इसको काट दो, फोन लगा दो, फोन छुपा दिया, सब काम करने हैं, लेकिन एक सही समय पे, है ना। मैं ये कह रहा हूं जिंदगी में कुछ नहीं छूटना चाहिए। जब 4 कांधों पर किसी के साथ जा रहे होंगे तब मलाल नहीं होना चाहिए जिंदगी में कि रह गया यार, ये सब करना चाहिए, लाइफ में सब करो, लेकिन सही समय पे, क्योंकि वही फायदेमंद है। गलत समय पे कुछ काम करोगे वो नुकसान करेगी। हर चीज का एक अपना वक्त होता है, आपका वक्त अभी पढ़ाई का है, आप अभी सारी चीजों को छोड़कर पढ़ाई को प्रायोरिटी देनी है। हम कहा, हम फेल क्यों होते हैं जिंदगी में, बताओ मुझे। हमको प्रायोरिटी ऑर्डर्स नहीं पता होते कि इस वक्त क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम इसको एडमिट नहीं कर पाते ये चीजों को कि हमको अभी पढ़ना है, अभी ये सब नहीं करना है। और खास तौर से कब, जब हम देख रहे हैं कि यार मुझसे छोटी लड़की है, देखो कितने फॉलोअर्स हैं, तो मैं क्या कर रही हूं। लेकिन आप पहले ये सोचो, क्या आपको वो बनना है? अगर वो बनना है तो उसको फॉलो करो, और अगर डॉक्टर बनना है तो फिर डॉक्टर को फॉलो करो कि वो क्या करता है, उसने कैसे अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया, सारी चीजें। तो जो जिधर जा रहे हो, है ना, उस रास्ते पे पहले कौन गया है उससे सीखो। आपका रास्ता ही नहीं है, उनसे क्यों इंस्पायर हो रहे हो आप? सामने आके नाच रहे क्या मतलब है उसका? गाना गा रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं, मल्टी डायरेक्शनल हो, बहुत खुश हो, स्केच भी बना लेती हूँ, ये क्या बोलते हैं, गिटार भी बजा लेती हूँ, और गाना भी गा लेती हूँ, डांस भी कर लेती हूँ, सब कर लेती हूँ। दुनिया में जो मल्टी डायरेक्शनल होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, ये याद रखना। मल्टी डायरेक्शनल ऑब्जेक्ट्स आर नॉन डायरेक्शनल, मतलब आप जब एक दिन अकेले कोने में बैठ के सोचोगे कि मैं किधर जाऊं, तो आप परेशान हो जाओगे, आप किधर एक तरफ नहीं जा पाओगे। आयनिक बॉन्ड जो होता है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है ना, मैं तो केमिस्ट्री की बात करूंगा। उसी तरह से मल्टी डायरेक्शनल जो भी होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है। नॉन डायरेक्शनल, वो एक तरफ नहीं जा सकता, और जो एक तरफ नहीं जा सकता उसको लाइफ के कुछ टाइम तक तो बहुत अच्छा लगेगा। पेरेंट्स बोलेंगे ये तो गाती भी बहुत अच्छा, अरे ये तो नाचती भी बहुत अच्छा है, अरे गिटार भी बजा लेती, ड्रम भी बजा, सब 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 बजा लेती। पेरेंट्स बहुत खुश हो रहे हैं, आप भी खुश हो रहे हो। लेकिन एक वक्त आएगा लाइफ में, स्कूल के बाद, ये इस वक्त आपको एक मोड़ देना पड़ेगा अपनी जिंदगी को, कि मुझे कहीं एक तरफ तो जाना पड़ेगा ना। आप ये सब करते हुए तो किसी तरफ नहीं बढ़े, हाँ ये सब आपकी हॉबीज रह जाए, लेकिन पहले हॉबीज रह जाए, ठीक है, इसको आप अपना पैशन नहीं बना सकते। मतलब अगर आपने सोचा है तो अलग बात है। अगर आपने सोचा है कि मुझे क्या बोलते हैं, बॉलीवुड में ही जाना है, ये नाचने गाने में ही जाना है, रियलिटी शोज में ही जाना है, मुझे अपना करियर वहीं पे बनाना है, तो फिर आप यहां गलत हो।
पहले डॉक्टर बन जाओ, ये काम बाद में भी हो सकते हैं। अपनी हॉबीज को पैशन बनाने के लिए कभी कोई वक्त नहीं होता, वो आप बाद में भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप गलत डायरेक्शन में चले गए तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अभी जिस काम के लिए आए हो वही रखो। ये डेडिकेशन, ये कंसंट्रेशन, ये तब आएगा जब आपके सामने एक गोल होगा, जब आपके सामने एक ही मंजिल होगी। और जब आपके सामने खूब सारी मंजिलें होंगी तो ना तो कभी डेडिकेशन आएगा, ना कभी कंसंट्रेशन बढ़ पाएगा पढ़ाई में। तो पहले सबसे पहला काम है कि मैं एक ही काम के लिए आई हूं, बाकी सब सेकेंडरी, हटाओ इन सबको, है ना। सारी चीजों को हटा के सिर्फ एक चीज पे कंसंट्रेट करना है। तो जो है आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ मतलब खुद से ही, अंदर से ही आप खुद से ही इंस्पायर हो जाओगे। किसी की जरूरत नहीं है, कोई शायरी सुनने की जरूरत नहीं, कोई कहानी सुनने की जरूरत नहीं, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत नहीं। मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं उनकी खुद की लाइफ इतनी ज्यादा तंग होती है, क्या बताएं। वो बस ऑन स्क्रीन हंस रहे होते हैं और हमको अच्छे लग रहे होते हैं, जैसे सेलिब्रिटीज होते हैं। ऑन स्क्रीन हमको कितना अच्छा लगता है कि यार ये है जिंदगी, जाकर उनकी निजी जिंदगी में झांक कर देखो, बर्बाद होती, खत्म होती। क्यों? क्योंकि वो तो अपने प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे हैं, पर्सनल लाइफ में अच्छे नहीं है। दो लाइफ होती है, हर चीज के अपने दो पहलू होते हैं, है ना? हर चीज के दो पहलू होते हैं। बस ये पहचानो अभी क्या करने आए हो, उससे अपने आप मोटिवेशन आएगा, अंदर से आएगा। कोई तुमको मोटिवेट नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। और अगर आप किसी की शायरी सुन के मोटिवेट हो रहे हो, झूठा मोटिवेशन है। 2 दिन रहेगा, तीसरे दिन फिर किसी शायरी की जरूरत पड़ेगी। उसको मोटिवेशन में मानता ही नहीं कि तीसरे दिन फिर शायरी की जरूरत पड़ रही। वो तो एक ही बार आता है अंदर से और वो ले जाके छोड़ता है ठेठ मेडिकल कॉलेज पे। वो होता है मोटिवेशन। वो जब अंदर से आए तो समझना ये है रियल मोटिवेशन। वो अपने आप आएगा, किसी की जरूरत है। अपने सपनों को पीछे भागने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, वो आपका सपना है। और अगर थोपा गया है कि नहीं तुझे डॉक्टर ही बनना है तो जरूरत पड़ेगी। क्या थोपा गया है या अपनी मर्जी से आए हो? अपनी मर्जी से जो काम कर रहे हो उसमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अगर ये बोलूं कि यार मेरा पढ़ाने में मन नहीं कर रहा है, फिर मैं मोटिवेशनल वीडियो देखकर आ रहा हूं, हाँ अब मैं अच्छा टीचर बनूंगा, क्यों? ये मेरी पसंद का काम है ना, मैं कर रहा हूं, मुझे अपने आप इससे मोटिवेशन मिलता है जब मैं ये करता हूं। तो सेम चीज आपके साथ भी होनी चाहिए। ठीक है भाई, ऐसे ही बोलता हूं मैं, थोड़ा कड़वा होता है पर ठीक है, ऐसा होता है। पर रियल यही है, सच से दूर नहीं भागना है। मेरा मोटिवेशन थोड़ा थोड़ा डिमोटिवेट कर देता है लेकिन हकीकत यही है। हाँ, बाकी ये शेरो शायरी वगैरह ये ठीक है, कभी कभी अच्छी लगती है, कभी कभी मैं भी एक दो सीख लूंगा तो मैं भी बोलूंगा जब कहोगे तब, लेकिन बीच क्लास में नहीं। चलिए बताऊंगा, ये तो करके जाऊंगा। बताओ, बोरॉन से ज्यादा कम होनी चाहिए किसकी? एल्यूमिनियम की। लेकिन एल्यूमिनियम से गैलियम ज्यादा हो जाती है, कारण बोलो क्या? सब सीखा रखा है, कारण बोलो क्या? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन से साइज क्या हुई? कम। साइज कम हुई तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। तो जो हमने साइज के लिए ऑर्डर लिखा था वो उसका ऑर्डर, उल्टा ऑर्डर इधर हो जाएगा। दूसरा, वापस से कम होना चाहिए, यहां वापस बढ़ जाती है। अब यहां साइज में दिक्कत नहीं आई थी तो मैं ये बोलूंगा कि अकेला साइज फैक्टर थोड़ी था, जेड इफेक्टिव भी था जो आयोनाइजेशन एनर्जी का फैक्टर था। देखो थेलियम का, जैसे ये गैलियम है, ये कितना होता है? 31। ये कितना होता है? 49। ये कितना होता है? 81। 81 का मतलब है इससे पहले 58 टू 71 आ चुके हैं। क्या लेंथेनोइड्स आ चुके हैं? तो इसमें 4f के इलेक्ट्रॉन होंगे जिनकी शील्डिंग कैसी हो रही होगी? तो जेड इफेक्टिव क्या हो रहा होगा? और जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो कॉन्ट्रैक्शन साइज में हुआ होगा। अरे थोड़ा बहुत तो, या जेड इफेक्टिव सोच लो, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। ये सेम चीज यहां पे भी लगती है। बोलो बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूं। हाँ, क्योंकि साइज जो है वो पर इलेक्ट्रॉन नहीं चलती, आयोनाइजेशन एनर्जी मोर प्रिसाइजली चलती है, पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। साइज में क्या होता है? जैसे साइज का मतलब क्या है? एक शेल है, उसमें से आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो हो सकता हो शेल गायब नहीं हुई हो, शेल तो वही है, तो साइज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने किसी शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो जेड इफेक्टिव में बहुत अंतर आ जाएगा। इस वजह से, क्योंकि जेड इफेक्टिव पर भी असर करता है ना। मतलब आप ये सोचो, ऐसा आप फिर यहां पर भी बोलोगे, देखो यहां पर भी बढ़ेगा। तो आपने देखा होगा कि साइज में तो कोई दिक्कत थी नहीं, यहां पर भी नहीं थी, यहां पर भी नहीं थी। लेकिन मैंने आपको एक बात बोला था कि लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन लग जरूर रहा था,
वो जितना गैप होना चाहिए था साइज में उतना गैप था नहीं, वो कम हो गया था। ऑर्डर नहीं बदला था इसलिए हमने ऑर्डर चेंज नहीं किया था, अदरवाइज गैप तो कम हुआ था। और अगर गैप कम हुआ है तो साइज घटी है, और अगर साइज घटी है तो आयोनाइजेशन एनर्जी तो बढ़ना तय है। तो इसमें भी बढ़ेगी और इसमें भी बढ़ेगी। कल बताया था ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा पावरफुल कौन होता है? तो देखो यहां पर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन आया क्या? अरे यहां से यहां पर कैरी फॉरवर्ड हुआ क्या? नहीं हुआ। यहां से यहां पर तो ज्यादा पावरफुल है, वही आगे तक जाएगा, तो ये यहां तक आया। देखो तो इनका रीजन क्या लिख दोगे? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। मैं ये वापस नहीं बता रहा हूं कि किस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और ये क्या होता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। पूरे पूरे नाम लिख देना वरना टीसीएलसी में फिर दिक्कत होगी आपको। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। समय ज्यादा हो गया क्या? 8:35 पर क्लास है अगली, 35 पर स्टार्ट होगी ना। 10 मिनट है अभी, 5 मिनट में आ जाएंगे, ये तो अच्छे बच्चे हैं। हाँ है, 10 मिनट में तो कर लोगे यार। नहीं अरे मतलब नहीं, मैं 2 मिनट और पढ़ा रहा हूँ, 2 मिनट, 1 मिनट। चल ये हो गया। इसका फाइनल ऑर्डर लिख कर जा रहा हूं, क्योंकि अगर ये ऐसी फॉर्मेट में आया तो अच्छी बात है, कर लोगे, लेकिन अगर फाइनल ऑर्डर बन गया तो कैसे लिखोगे? तो फाइनल ऑर्डर आता है क्या? ये वाला। और इसमें डिक्रीजिंग मैनर में, ये फाइनल ऑर्डर होता है। और इसको याद करने का तरीका है, इन दोनों को मिलाकर लिख दो बात, और इन तीनों को मिलाकर लिख दो गई। बात गई और डिक्रीजिंग में। याद रहेगा फाइनल ऑर्डर? क्या याद रखोगे? बात गई। सिर्फ बात जानी चाहिए, ऑर्डर नहीं जाना चाहिए, ऑर्डर याद रहना चाहिए। ठीक है भाई, फाइनल ऑर्डर बनाना है, क्योंकि वो दो जगह चेंज हो रहा है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इसका फाइनल ऑर्डर बनाओ तो आप गलती कर दोगे, इधर उधर हो जाएगी चीजें। तो ये फिर फाइनल लिख दिया। अच्छा, इसका फाइनल बनाने की जरूरत तो नहीं है, सिर्फ इनको ही ऊपर नीचे करना है, अपने आप हो जाएगा वो। ठीक है, चलिए भाई। डी ब्लॉक बच रहा है।